वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द पावर ऑफ नाउ सेशन। आज हम फिर शुरू करते हैं आज की संध्या विद रजनी जीज वॉइस ब्यूटिफुली। लेट्स जस्ट गो फॉर इट। सो कल हमने जो समझा था वो हमने समझा कि कैसे हमारी लाइफ में हम गहराई उससे उतर सकते हैं, कैसे हम अपनी सांस का सहारा लेकर अपनी सेंसेशंस को देखकर पावर ऑफ नाउ में आ सकते हैं, कैसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरफ सजग हो सकते हैं और ऐसी तरीके से हम डीपली गहराई से उतरते हैं अपनी बॉडी में। अब उसी को, उस बीइंग को हम आगे लेकर चलते हैं कि कैसे एनर्जी से, आज पूरा सेशन एनर्जी के ऊपर रहेगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। हम समझते हैं, अब पढ़ते हैं, ये वाला सेशन पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा करती हूँ। उस निराकार तक पहुंचना, उसके संपर्क में आना, वास्तव में मुक्त होना है। यह आपको रूपाकर से बंधन से और रूपाकर के साथ आपकी तादात्म्यता से मुक्त कर देता है। विभिन्न रूपों से प्रकट होने से पूर्व अभिन्न रूप जीवन है ये। हम इसे समस्त पदार्थों का अव्यक्त, अप्रकट और अदृश्य सूत्र कह सकते हैं। समस्त बीइंग का महाबीइंग कह सकते हैं। यह गहन नीरवता, निश्चलता व शांति का साम्राज्य है, लेकिन साथ ही आह्लाद और अंत्य अंत्य अत्यंत जीवन का भी। जब भी आप वर्तमान में विद्यमान रहते हैं, तब आप इस परम सूत्रों से आने वाले प्रकाश के लिए, विशुद्ध चेतना के लिए किसी हद तक पारदर्शी हो जाते हैं। आप यह भी अनुभव करते हैं कि यह प्रकाश उससे भिन्न नहीं है जिससे कि आप हैं, बल्कि उसी ने आपका सारा रूप को रचा है। हमें जो रचने वाला है ऊपर का एक बीइंग, उसी ने हमारे अंदर प्रकाश दिया है। जब हमें बनाया था, तो मैं कई बार बोलती हूँ, जब इंसान का निर्माण होता है, हर इंसान का, हर जीव का, इस मानव जाति का, तो सबको लव एंड लाइट देके भेजा जाता है। लव कैसे बोलेंगे? हमारी बॉडी में कई अणु मिल मिल के सेल्स हैं, राइट? हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अगर लव नहीं होता तो वो तितरे बितरे होते, हमारे ऑर्गन सही जगह पे नहीं होते। तो अगर हमें गुस्सा भी आता है तो भी हमें लव के साथ बनाकर भेजा गया है। और हमारे अंदर लाइट है। कभी आपने देखा आपकी स्किन या आपकी आंखों में से लाइट आती है? हम सबके पास बहुत लाइट है। अगर लाइट नहीं होती तो हम दिखते ही नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर लाइट है। इसका मतलब डुअलिटी है, डार्कनेस भी है, लाइटनेस भी है। तभी हमें कभी अंधेरा दिखता है तो कभी हमें उजाला भी दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब आइडेंटिफिकेशन के पीछे फंस जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि निराकार तक अगर हमें पहुंचना है, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, जो फॉर्मलेस हो, अगर उस रेल में, उस सतह पे हमें पहुंचना है जहां की लिबरेशन मिलता है, एकदम मुक्ति मिल जाती है, तो हमें बंधनों से आजाद होना पड़ेगा। और बंधन किस चीज का? जो हम आइडेंटिटी बना लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे इससे बहुत अटैचमेंट है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, मेरा मेरा मेरा, विच मीन्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मेरा बहुत अटैचमेंट है। जितना डिटैच होंगे उतने लाइफ में हम फ्री हो जाएंगे। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लाइफ में जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है? विभिन्न रूपों से प्रकट होने से पूर्व अभिन्न रूप जीवन है ये। ये जो हमें विभिन्न, बहुत अलग अलग तरीके से हमें लाइफ मिलती है, ये क्या है? मिनी 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 रूप है मल्टीप्लिकेशन का, जहां बहुत टाइप के लाइफ में एसेंस आते हैं। हमको उसको छोटे छोटे रूप में हम समझते हैं, और जब हम इसको सिंपल रूप में ले जाएंगे, कॉम्प्लिकेट करने के बाद सिंपल कर लेंगे, तब लाइफ का हमें बहुत आनंद आएगा। और बहुत कुछ एनर्जी आसपास रहती है जो अनमैनिफेस्टेड होती है, अव्यक्त होती है, अप्रकट, दिख भी नहीं पाती हमें, अदृश्य होती, दिख भी नहीं पाती। अप्रकट मतलब हमारे सामने नहीं होती। तो इन सब को अगर हमें वाकई में अपने अंदर उतारना है, इसको दृश्य देखना है और व्यक्त करना है, तो हमें हमेशा बीइंग में रहना पड़ेगा। और बीइंग का नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? महाबीइंग में रहना पड़ेगा। तो महाबीइंग में कैसे जाएंगे हम? जब हम स्थिर हो जाएंगे, स्टिलनेस में हो जाएंगे, शांति में हो जाएंगे,
पीस को हम फील करेंगे। और सबसे ज्यादा उससे इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ में जीवंता होनी चाहिए, जॉय भी होना चाहिए बहुत सारा। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम इस लाइट के नहीं समझ पाएंगे। हमारी जो चेतना है ना, पारदर्शी, उसके आर पार देख पाए हम, ट्रांसपेरेंट लाइक सी थ्रू ग्लास की तरह होनी चाहिए, इतनी क्लीन, इतनी सरल। जब हम ऐसा फील करेंगे तो हम वाकई में जॉय भी फील करेंगे, अलाइव भी फील करेंगे, और लाइट एनर्जी भी फील करेंगे। तब कभी भारीपन नहीं परेशान करेगा, डिप्रेशन है, ये है, वो है, एंग्जाइटी है। तो हमें इन सब के लिए हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब हमें समझना है ये सब कैसे पॉसिबल है। और सो ची का स्तोत्र, सोर्स ऑफ ची, क्या है ची? तो अगर आपने सुना हो ची, की, ये सारी एनर्जीज हैं। कोई चाइनीज में है, कोई जापानीज में है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका सोर्स क्या है? सवाल करने वाले इक्खा टोल से पूछते हैं, क्या यह वही अव्यक्त, अप्रकट है जिसमें पूरब में ची कहा जाता है, इस प्रकार की ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति? सो ईस्ट में, ईस्ट मतलब आप जापान समझ लीजिए, चाइना, तो मैंने बोला ची एंड की बोलते हैं वहां, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि जो अनमैनिफेस्टेड होता है उससे क्या ईस्ट में ची बोलते हैं? मतलब ये कोई यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी है, ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति है। आइए इसका जवाब रजनी जी पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू प्राची जी। नहीं, यह वह नहीं है, यह अप्रकट। आपकी आवाज गई। आ रही है आवाज? अब आ रही है। ही आपके शरीर का आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र है। यह आपके बाहरी स्वरूप और उस स्रोत के बीच एक पुल है। वह पुल इस प्रकट रूप संसार के और उस परम अप्रकट के बीच अवस्थित है। ची को एक नदी या एक शक्ति प्रभाव माना जा सकता है। अगर आप अपनी चैतन्यता का फोकस आंतरिक शरीर की गहनता में ले जाते हैं, तो आप इस नदी के मार्ग से वापस चलते हुए उसके परम स्रोत की ओर जा रहे होते हैं। ची गति है और अप्रकट स्थिरता है। जब आप पूर्ण स्थिरता की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो कि स्थिर होने के बावजूद जीवन स्पंदन से परिपूर्ण रहती है, तब आप अपने आंतरिक शरीर के पार, ची के पार जाते हुए उस परम स्रोत के, उस अप्रकट के निकट पहुंच जाते हैं। उस प्रकट और इस भौतिक जगत के बीच की कड़ी है यह ची। सो जो ची है वो क्या है? वो अनमैनिफेस्टेड नहीं है, लेकिन अनमैनिफेस्टेड का सोर्स क्या है उसको समझना है। एनर्जी है, एनर्जी बाहर है, एनर्जी अंदर है, और बीच में है अनमैनिफेस्टेड, अप्रकट, जो हमने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया है, जिसका हमें स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। जी हमारी बॉडी की इनर एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा फील्ड है, क्षेत्र है। हमारे अंदर एनर्जी का फील्ड है, चलता रहता है, और हमारे बाहर भी एनर्जी का फील्ड। जब अंदर बाहर सिंक्रोनिसिटी में आता है, मैच करता है, तब जो चीज हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जो जी है वो बाहरी स्वरूप जो है, और जो अंदर हमारे अंदर है, उसके बीच में एक गैप है। एनर्जी, एनर्जी अंदर, एनर्जी बाहर, और ये एनर्जी का गैप है। अब हमें समझना है कि बीच में कहीं ना कहीं गैप है। अब इस गैप को पूरा कैसे करें? ची को हम कैसे समझ सकते हैं? अब एकार्ट टोल बोल रहे हैं हम इसको एक रिवर, नदी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जिसमें बहुत ज्यादा प्रवाह, एकदम पावरफुल फ्लो आ रहा है पानी का। अगर आपने इस फ्लो को फ्लो रखा, खूब अच्छा किया, अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस किया, अपनी अंदर की बॉडी से उसको फील किया, तो आप इस फ्लो के साथ साथ उस सोर्स तक पहुंच सकते हैं जहां पे पीस मिलेगा। और उसके साथ साथ ये नहीं कि हमें सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब हम हाउस होल्डर की लाइफ नहीं जी सकते, बिल्कुल जी सकते हैं, हमें कोई संत महात्मा नहीं बनना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए
हमें ची को, अपनी एनर्जी को देखना है। एनर्जी कैसे आती है मैंने कई बार बताया। रीढ़ की हड्डी सीधे रखने से तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, वो तो हमको बार बार करना ही पड़ता है। और रीढ़ की हड्डी के साथ सर भी अलाइनमेंट, सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सर भी सेट, सर के आपके यहाँ पर और यहाँ पर आपके वो हैं एनर्जी पॉइंट्स, आपके चक्रास हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एनर्जी को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपको मजा आता हो, आनंद आता हो, जॉय आता हो। आप टीवी देखकर, किसी से गपास्टिक्स में गॉसिप करके अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ आनी जानी नहीं है। हाँ, आप अच्छी किताब पढ़ रहे हैं जिससे आपको जॉय मिल रहा है, फैबुलस। डांस कर रहे हैं, फैबुलस। पेंटिंग कर रहे हैं, फैबुलस। आपको ची को गति देनी है। जब आप ची को गति देंगे, उसको एनर्जी देंगे, उसको और मोमेंटम देंगे, तो जो आपका अनमैनिफेस्टेड है उसको भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये है इसका वंडरफुल वर्ल्ड। और हमें ये भी समझना पड़ेगा, जब हम बहुत स्टिल हो जाते हैं, पीस में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर लाइफ, लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि बहुत शांत होना या डल बैठ जाना मतलब स्पिरिचुअलिटी है। नो, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत वाइब्रेंट होता है। उसमें परिपूर्णता से वाइब्रेंसी भर जाती है। सो हमारी जो अंदर की बॉडी है और जो उसके बाहर ची है, एनर्जी है, उसका जो सोर्स है, जहाँ अनमैनिफेस्टेड चीजें रहती हैं, हमको उसको प्राप्त करने के लिए अपने अंदर एनर्जी को एम्पावर करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट जो अनमैनिफेस्टेड है वो फिजिकल यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्ले के साथ काम करना। आइए और समझते हैं। कुछ कुछ भी क्लियर नहीं होना, कुछ भी चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिएगा। जी रजनी जी। इसलिए अगर आप अपने अवधान आंतरिक शरीर की गहनता में ले जाते हैं, तो आप उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं, उस एकत्वता में, उस अद्वैतवा में पहुंच सकते हैं, जहां यह जगत उस अप्रकट में विलीन हो जाता है और वह अप्रकट ही ची के शक्ति प्रभाव का रूप ले लेता है, जो कि फिर जगत बन जाता है। जन्म और मृत्यु का मिलन स्थल है यह। जब आपकी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, तब मन और जगत उत्पन्न होने लगता है, दृष्टि गोचर होने लगता है। और जब आपकी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है, तो वह अपने मूल स्रोत को जान जाती है और अपने घर को, अप्रकट को लौट आती है। फिर जब कभी आपकी चेतना इस प्रकट जगत में पुनः वापस आती है, तब आप उस रूपाकार वाली पहचान को, व्यक्तित्व को पुनः धारण कर लेते हैं, जिसे आपने अस्थायी रूप से छोड़ दिया था। तब आपका एक नाम होता है, एक जीवन परिस्थिति होती है, अतीत होता है, भविष्य होता है। लेकिन मूलभूत रूप से आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते हैं जो कि आप पहले थे। अपने भीतर आपको वास्तविकता की वह झलक दिखाई देती है, जो कि इस जगत की वह उससे पृथक भी नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह आपसे पृथक नहीं होती है। सो जब हम अपना ध्यान, अपना फोकस, अपनी अटेंशन अपने इनर बॉडी पे लगाते हैं और सांस के साथ सोचते हैं कि सांस है, ये नहीं कि सांस बॉडी में आ रही है। हमने कल डिस्कस किया था, तब डुअलिटी आती है, क्योंकि हम फिर अवलोकन करता बन रहे हैं और क्या चीज अवलोकन कर रहे हैं वो दिख रहे हैं, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्विंग कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब हमको सिंगुलैरिटी आता है, ऐक्यता आती है, इसका मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड डिसॉल्व हो जाता है और हम, हमारे अंदर शक्ति प्रवाह शुरू हो जाता है, एनर्जी की स्ट्रीम आनी शुरू हो जाती है और वो हमारा वर्ल्ड बन जाता है। उसके बाद जन्म और मृत्यु का मिलन स्थल है वो, मतलब वहां डेथ एंड बर्थ दोनों चीजें एक साथ रहती हैं, बिकॉज तब हम समझ में आता है कि तो चक्र है, इंसान एक बॉडी छोड़ेगा, दूसरी बॉडी लेगा, फिर ऐसे ही करेगा, तो हम बहुत नो परेशान नहीं होते। अगर हमें अपनी कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, आउटवर्ड, बाहरी तरफ डालना है, उसका मुख वहां करना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम ऐसा करने से मन और जगत उत्पन्न होएगा। इसका मतलब क्या होता है कि माइंड और वर्ल्ड राइज हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर की तरफ डाल रहे हो।
तो ये मेरा माइंड है, ये वर्ल्ड है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन जब हम उसको अपने अंदर की तरफ रखते हैं, अंतर्मुखी रखते हैं चेतना को, तो हम रियलाइज करते हैं सोर्स क्या है। सोर्स जहां से हमें लाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है, और उससे फिर हम एकाकार हो जाते हैं, वन हो जाते हैं। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, तो जो वर्ल्ड में हम जो चाहते हैं वो भी आराम से मिल जाता है। और जो चीजें हमें लगता है कि ये है, ये ऐसा है वैसा है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अब हम जजमेंट से दूर हो जाते हैं। अब हम जब हम चेतना से जी रहे हैं तो जजमेंट का कोई मतलब ही नहीं हो जाता। सो हमें इसको भी समझना है कि जजमेंट से हमें जितना हो सकता है दूर जाना है। हम सबके पास एक नाम है, हम सबके पास एक पास्ट है, हम सबके पास लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, और हम फ्यूचर भी हमें, हम सबके पास है, हमें पता है कोई ना कोई हमारा फ्यूचर रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज हमें समझ में आती है कि हम वो इंसान नहीं हैं जो हम पहले थे। क्यों? हम सब इवॉल्व करते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम टू टाइम टू टाइम। कल हम, अब 10 साल पहले आपकी चेतना और आज में फर्क नहीं है, आपकी ग्रोथ में फर्क नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स का मतलब सूप ऊपर वाला, जो हमें एनर्जी दे रहा है, जहां से लाइट आ रही है। जो आप किसी को भगवान बोल सकते हो, ग्रैंड ओवरलॉर्ड डिजाइन बोल सकते हो, गॉड बोल सकते हो, कुछ भी, वो सोर्स है यहाँ पर। नहीं, यूनिवर्स नहीं। यूनिवर्स इज नॉट सोर्स। सोर्स से यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स इज नॉट एवरीथिंग। यूनिवर्स में अनमैनिफेस्टेड चीजें हैं जो मैनिफेस्ट होती हैं। सोर्स क्या है? जहां से हमारे अंदर सोल आई है, हमारे अंदर लाइट आई है। भगवान, भगवान ने रचा है यूनिवर्स। जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया है। ब्रह्मांड इज यूनिवर्स। तो सोर्स अलग है, सोर्स इज द अल्टीमेट। तो सोर्स को बहुत लोग बोलते हैं कि लाइट की तरह होता है। अगर आप लोग में से किसी ने कभी भी आत्मा को देखा है, तो इतनी सी होती है और धुंधली सी होती है, मतलब कैसे बताऊं, धुएं टाइप की होती है, थोड़ा डीप धुएं टाइप का। सो उसको भेजने वाला कौन है? सोर्स। सोर्स कौन है? सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइट, धुआं, आत्मा। तो वो लाइट होती है, उसको सोर्स बोलते हैं। और कई लोग उसका नाम बोल देते हैं गॉड। लेकिन, और हमने इमेजेस दे रखी हैं, क्राइस्ट ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, बट एक्चुअली वो एक सोर्स है, लाइट है, एक बहुत सारी लाइट है। सो अब हमने अभी मैंने बोला कि हम सबके पास पास्ट है, हमारे पास सिचुएशंस है, हमारे पास फ्यूचर भी आएगा। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि हम वो इंसान नहीं है जो हम कल थे। आज हमें डेफिनेटली चेंज आया है। और हमने शायद इस किताब को पढ़ते पढ़ते, या पहले हमने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते पढ़ते, हमें शायद रियलाइज हुआ हो कि हमारे अंदर एक सत्य है। तो झलक शायद जो वास्तविकता है उसकी हमको शायद एक समझ में आ गया हो। और उससे हमें ये भी समझ में आया होगा कि अरे, हम इतना परेशान होते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के अंदर, कोई जरूरत ही नहीं है हमें परेशान होने के लिए। और हमें इसे भी समझना पड़ेगा वो परेशानी हमारे अंदर का ही हिस्सा है। हम उत्पन्न हो रहे हैं तो हम आगे देख रहे हैं उसको वैसा, वो हमसे अलग नहीं है। जब हम इतनी बार समझ जाएंगे तो लाइफ में हमको अच्छा दिखेगा, अच्छा बोलेंगे और अच्छा ही होगा। और कुछ अच्छा नहीं भी होगा, हम समझ, ये सब लीला है, ये सब होना था इसलिए हो रहा है, इसका ये सब प्रारब्ध है इसलिए हो रहा है। आइए और आगे पढ़ते हैं। तो आपका आध्यात्मिक अभ्यास ऐसा हो, जब आप अपना जीवन व्यतीत करें तो अपने मन तथा बाह्य जगत को अपने अवधान का 100% हिस्सा मत दीजिए। थोड़ा बहुत अपने अंदर भी रखिए। इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिन प्रतिदिन के अपने कार्यकलाप करते हुए भी अपने आंतरिक शरीर को महसूस करते रहिए, खास तौर से तब जबकि आप किसी संबंध को बरत रहे हो या प्रकृति की गोद में हो। इस निरवता, निश्चलता, स्थिरता को, इस शांति को अपने भीतर गहराई तक महसूस कीजिए। द्वार खुला रखिए। उस अप्रकट के प्रति जीवन भर चैतन्य रहना बिल्कुल संभव है। जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है, उससे भी आप उसे कहीं पृष्ठभूमि में
अगाध नीरवता, निश्चलता व शांतता की एक ऐसी अनुभूति के रूप में महसूस करते रहेंगे जो कि आपका साथ छोड़कर कभी ना जाती हो। तब आप अप्रकट व प्रकट के बीच, ईश्वर और जगत के बीच एक सेतु बन जाते हैं। उस स्रोत से जुड़ जाने का यही वह अवस्था है जिसे हम आत्मज्ञान होना कहते हैं, एनलाइटमेंट कहते हैं। यह धारणा मत मान लीजिए कि अप्रकट प्रकट से पृथक हुआ करता है। वह ऐसा हो भी कैसा सकता है? हर रूप के अंदर जीवन वही तो है। हर अस्तित्व के तत्व रूप में वही तो है। वही इस जगत में व्याप्त है। आइए थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो विस्तार में समझने से पहले पहले हमें समझना पड़ेगा हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे करनी है। हम सबको जैसे अपनी लाइफ में हम आगे चलते रहते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो हम 100% अटेंशन देते हैं बाहरी दुनिया को, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, मैं क्या पहन रहा हूँ, उसको मतलब उसको इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। थोड़ा सा अटेंशन अपने अंदर के लिए भी रखनी है। जब तक हम कुछ सुनते हैं अपनी पूरी बॉडी से, अभी हम कैसे सुनते हैं, कान से सुनते हैं पर दिमाग कहीं और चला जा रहा है तो पीछे से एक टेप चली जा रही है। लेकिन जब हम इंसान की बात सुन रहे हैं पूरी बॉडी के साथ, तो हमको बहुत डीपली समझ में आ जाता है। और कल हमने डिस्कस किया था कैसे पूरी बॉडी के हम सुनते हैं। तब हम अगर उसके साथ दिन पर दिन की एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज करेंगे तो हमारी रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे, हमारा बिजनेस बेटर हो जाएगा, जो हम काम करते हैं बेटर हो जाएगा, और हम अपने अंदर स्टिलनेस पाएंगे, पीस पाएंगे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम ये फील करेंगे तब हमारे साथ बहुत सारे मैजिक्स होंगे। किस टाइप के मैजिक्स होंगे? हमने एक परसों पोर्टल्स की बात करी थी। एक पतला सा अदृश्य जो पर्दा होता है मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट के बीच में, हमारे बीच में, जब हम इसको फील करते हैं तो पूरी लाइफ में जब हम कॉन्शियस लिविंग करेंगे, हम जो चाहेंगे वो हो भी जाएगा। और उससे क्या होगा? उससे आपको लगेगा वाओ, वाओ, लाइफ इज सो सच अ ब्लेसिंग। जो चाहो मिल जाता है, जो चाहो मिल जाता है। इतनी शांति मिलेगी। और शांति के साथ साथ हमें क्या मिलेगा? हमें नीरवता, निश्चलता, हमें एकदम शांतता का एहसास होगा। और ये सब जब होगा तब इतना जान लीजिए, इतना मान लीजिए कि जो ब्रिज है, जो हमने बात की थी अपने इनर एनर्जी और आउटर में, वो हम कवर अप धीरे 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 कर रहे हैं। और फिर जो सोर्स है और जो दुनिया है वो भी हमें कनेक्टेड लगेगी, पूरा फिर एक चीज लगेगा। अभी वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। जब हम पूरा में एकाकार हो जाते हैं तब हमें क्या समझ में आता है कि वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। तब हमको बोल सकता है कोई भी कि हम अवेकन्ड हैं, एनलाइटेंड हैं, क्योंकि अब हम सत्य समझ गए हैं। हम डुअलिटी में नहीं लिव कर रहे, अब हम सिंगुलैरिटी में लिव कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी बोला जा रहा है कि हमें कोई भी ऐसी धारणा नहीं पालनी है जिससे हमें लगता है कि अनमैनिफेस्टेड अलग है, मैनिफेस्टेड अलग है। अभी हमने आज अपना फ्यूचर गोल प्लान बना लिया, आज हमारी एनर्जी कुछ है, उसमें हमें लगता है हमें ये गोल चाहिए। लेकिन गोल प्लान 5 साल के बाद अभी अगले साल ही हमारी एनर्जी थोड़ी सी अलग हो रही है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारी एनर्जी अलग हो जाती है। इसलिए अनमैनिफेस्टेड को मैनिफेस्ट करने के लिए अभी आपको उसकी जरूरत फील होनी चाहिए। जितना आप अभी उसको फील करेंगे उतना आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे कि आपको चाहिए ही चाहिए। आप फील कर रहे हैं आज आपको एक्चुअल जरूरत है और आप उसके लिए एक्साइटेड हैं, कुछ अच्छा काम करें, डेस्परेट नहीं है। तब आप समझेंगे कि लाइफ में हर चीज में एक फॉर्म होता है और फॉर्म को मैनिफेस्ट करने के लिए अंदर का इनर एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हर जगह होता है। अब इसके बारे में कई लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे उस स्टेज के बारे में। कौन सी स्टेज होती है वो? जब हमारी नींद में कोई स्वप्न नहीं रहता, स्वप्न रहित निंद्रा, ड्रीमलेस स्लीप।
अब कैसे समझना है इसको, आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। हर रात जब आप गहरी और स्वप्न रहित निद्रा में होते हैं, तब उस अप्रकट में ही यात्रा कर रहे होते हैं। तब आप उस अप्रकट में विलीन हो गए होते हैं। तब आप उससे वह जीवनी शक्ति ग्रहण कर रहे होते हैं जो आपको तब संबल देती है, जब आप प्रकट जगत में नाना रूपों के इस जगत में वापस आ जाते हैं। यह शक्ति भोजन से भी कहीं अधिक जीवनदायिनी होती है। आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता है, लेकिन स्वप्न रहित अवस्था में रहते हुए आप सचेतन रूप से अप्रकट में नहीं जाते हैं। हालांकि शरीर की गतिविधियां चल रही होती है, लेकिन उस अवस्था में आप नहीं होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा लगेगा अगर आप पूरी तरह चैतन्य रहते हुए स्वप्न रहित निद्रा की अवस्था में चले जाएं? उसकी कल्पना करना असंभव है, क्योंकि उस अवस्था में कोई सामान सामग्री तो रहती ही नहीं है जिसकी की कल्पना की जा सके। सो हमारी लाइफ में नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। कई लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आएगी तो एकदम हम मैड हो जाते हैं, बहुत नींद से एनर्जी आती है। हर रात हम ये जर्नी लेते हैं, हर रात हम नींद में जाते हैं, हर रात जो अनमैनिफेस्टेड होता है उस वर्ल्ड में हम एंटर कर जाते हैं। और हमें समझना चाहिए, जब हमें गहरी ड्रीमलेस स्लीप आती है तब हम एक्चुअली में कॉन्शियस लिविंग कर रहे हैं। हम उस समय सोर्स से मिल गए, तो अब सपने ही नहीं आ रहे। अब डुअलिटी नहीं, ये आ रहा है वो आ रहा है। सपने नहीं आना एक साइन है कि आप कॉन्शियसली लिव कर रहे हैं, और या आपने उस दिन को कॉन्शियसली लिव किया है। हम सब अपनी एनर्जी किससे लेते हैं? अपने आसपास के वातावरण से। और जब हम अच्छी एनर्जी लेते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छा करते हैं, तो हम जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं, बिकॉज हमारी वाइब्रेशंस ऊपर उठ जाती हैं। जब नेगेटिविटी हमारे पास आती है, फिर नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन नीचे गिर जाती है। तो जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, फिर मतलब ये भी नहीं हुआ, पता नहीं किस घड़ी में कैसे मुंह देख क्या देख के मैं खाऊंगा। कई बार हम ये वाली बात बोलते हैं। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लोग तो बोलते हैं खाने से भी ज्यादा एनर्जी इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी एनर्जी है तो लोग ब्रिदेरियंस रहते हैं। तभी आपने सुना होगा जो मंक्स होते हैं 6-6 महीना बिना खाए रह जाते हैं। क्यों? उनके अंदर अच्छी एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? ब्रीदिंग की है, वातावरण की। तभी उनका वातावरण कैसा रहता है? हिमालय की गोद में या फॉरेस्ट में, जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं होती। वहां जानवर होता है, जानवर में तो करुणा करुणा बहुत ज्यादा होती है। और जानवर कभी भी अटैक नहीं करते जब तक हम उसको अटैक नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी वाइब्रेशंस हाई बना ली। तो पहली बात तो अगर हम हाई वाइब्रेशन बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं बना सकते हैं तो अपने लिए टाइम फिक्स कर लें कि हम इस टाइम पे अपने कमरे में या जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं मेडिटेशन करके। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम ड्रीमलेस स्टेट में चेतना के साथ नहीं जाते, लेकिन जब चेतना के साथ दिन बिताते हैं, अपनी बॉडी में रहते हैं, उस समय को एंजॉय करते हैं, पास्ट फ्यूचर में पेंडुलम की तरह लटकते नहीं हैं, तब हम ड्रीमलेस स्टेट में आ जाते हैं। कुछ तब वो दिन हमारा अच्छा बीता होता है। और जब हम ड्रीमलेस स्टेट में आते हैं तो कोई स्टेट ही नहीं है, हम तो एक बन चुके हैं। और ये हमको एखार्ट टोल क्या बोल रहे हैं कि क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ड्रीमलेस स्लीप में फुल कॉन्शियसनेस होती है? हमें तो ये बात समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन यही सत्य है कि वहां कोई कंटेंट नहीं होता, कोई सामान सामग्री नहीं होती, वो बस एकदम क्लीन स्टेट होती है। डीप स्लीप होता है, तभी उसको कई लोग बोलते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप में तो अगर आप स्मार्ट वॉचेस पहनेंगे तो आपका घड़ी दिखाएगा पूरा डार्क लाइट, एकदम बढ़िया से सोए, कुछ हिले डुले भी नहीं, बाथरूम भी नहीं गए, करवट भी नहीं बदली। और ऐसा कम क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग उथल पुथल हो रहा होता है। इसमें एक और हेल्प करेगा हम सबको, अगर हम सोने के 2 घंटे पहले टीवी मोबाइल बंद कर दें और कुछ परेशान करने वाला कुछ अच्छा सॉफ्ट कुछ सुने, अच्छा म्यूजिक करें, तो उससे भी हमें डीप स्लीप ड्रीमलेस स्लीप में जाने में मदद मिलेगी। आइए आगे पढ़ते हैं।
वह अप्रकट चैतन्य होकर उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए जीसस ने यह नहीं कहा था सत्य आपको मुक्त कर देगा, बल्कि यह कहा था आप सत्य को जानिए और वह सत्य ही आपको मुक्त कर देगा। यह कोई अवधारणा वाला सत्य नहीं है, बल्कि यह तो शाश्वत जीवन वाला वह सत्य है जो कि किसी भी नाम व रूपाकार से परे रहता है और जिसे प्रत्यक्षता ही जाना जा सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। लेकिन स्वप्न रहित निद्रा में सचेत रहने का प्रयास मत कीजिएगा। इसमें आपको सफलता न मिलने की ही संभावना अधिक है। अधिकतम इतना हो सकता है कि शायद आप स्वप्न अवस्था में सचेत रहें, लेकिन उससे आगे नहीं। इसे स्पष्ट तथा विशुद्ध स्वप्न देखना कहा जाता है, जो कि रुचिकर व सम्मोहक तो हो सकता है, लेकिन मुक्तिप्रद नहीं होता। मुक्तिप्रद क्यों नहीं होते सपने, जहां हम सपने ले रहे होते हैं? क्योंकि हमें सपनों से अटैचमेंट होती है। सपने कैसे होते हैं? अभी आपने कोई टोपी देखी किसी के यहाँ, कोई इंसान देखा, कोई साइकिल देखी, 3 अलग अलग एपिसोड है। रात को वो इंसान उस साइकिल पे टोपी पहन के जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने सब कुछ लेकर आपने कुछ फॉर्मेशन बना ली। हमें आइडेंटिफिकेशन की आदत पड़ी हुई है। तो इकट्ठा उल्का हमें बोलना है, अगर हमें मुक्त होना है, हमें कॉन्शियस लिविंग के साथ रहना पड़ेगा, और तभी हम सत्य को पहचान पाएंगे और तभी हम मुक्त हो पाएंगे। अभी हमने आइडेंटिफिकेशंस बना रखी हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं, इसलिए हम कॉन्शियसली कम लिव कर पाते हैं। तो हमें इस बात का अपने आप को रियलाइज करवाना है कि हमें कॉन्शियस लिविंग करनी है। 100 बात की एक बात, लिव कॉन्शियसली। आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने आंतरिक शरीर को एक ऐसे द्वार की तरह प्रयुक्त कीजिए जिसमें से होकर आप अप्रकट में प्रवेश करें और उस द्वार को खुला रखें, ताकि आप उस परम स्रोत से हर समय जुड़े रहें, संपर्क में रहें। जहां तक आपके आंतरिक शरीर की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बाह्य भौतिक शरीर बूढ़ा है या युवा है, दुर्बल है या सबल है। आंतरिक शरीर समय निरपेक्ष रहता है। अगर आप अभी भी आंतरिक शरीर को महसूस नहीं कर पाए हैं, तो अन्य द्वारों में से किसी अन्य का प्रयोग करें। हालांकि अंततः में वे सभी एक ही हैं। उनके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहा हूँ। सिर्फ मुझे रजनी जी की आवाज ब्रोकन एंड पिक्सलेटेड आ रही है कि आप लोग को भी आ रही है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं, बिकॉज मेरे को तो एकदम ब्रोकन आ रही थी। हम लोग को भी आ रही है। रजनी जी कनेक्शन बदली जब तक पढ़ रही हूँ। हाँ, ओके ओके। थैंक यू। सो हमारी जो इनर बॉडी है, ये इतनी पावरफुल है। जब हम इसमें एनर्जी लेते हैं, तो आपको शायद पता हो, ये जो थर्ड आई हमारी होती है, ये हमारी स्पिरिचुअल आई बोलते हैं। और कभी अगर आप आंखें बंद करके अपनी गेज अपनी अंदर की आंखों से यहाँ देखते हैं, तो आपको एकदम से पावर आती है। एक बार सब करके देखिए, आंखें बंद करिए और अंदर से अपने थर्ड आई को देखिए। ये जो है थर्ड आई, आप लोग सब अभी कर रहे होंगे, यहाँ से हमारा एक पोर्टल खुलता है, एक पाइप सी होती है, आप समझो एक रास्ता खुलता है। अगर हमने इसको एक्टिवेट कर लिया, अब अगर आप वापस नॉर्मल आ सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, तो आपको शायद थोड़ा सा प्रेशर भी आया, और ऐसे करेंगे तो आप एक लाइट फील कर सकते हैं। ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके अपने अंदर की बॉडी में और आपके वो दरवाजे, पोर्टल्स खुल जाएंगे। और जब ये पोर्टल्स खुल जाएंगे, तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो कुछ अनमैनिफेस्टेड है, उसको भी आप पावर दे रहे हो। और फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, बिकॉज आप अपने सोर्स से, उस लाइट से कनेक्टेड रहते हो, आप उसको देख पाते हो। और आपको जब आप अपनी आउटर फिजिकल बॉडी, आपकी फिर कैसी भी हो, यंग हो, ओल्ड हो, कमजोर हो या बहुत ताकतवर हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी अंदर की बॉडी में टाइम का कुछ होता ही नहीं।
तभी कई लोग का, मैंने पहले भी ये बोला हुआ है, आपको तो लगता है कि एज ही नहीं हुए। सो आपको अपनी इनर बॉडी पे वर्क करना है, उसके सेंसेशंस को फील करना है, उसकी देखना है, और ऐसे में धीरे धीरे आपकी पोर्टल्स खुल जाएंगे। जब पोर्टल्स खुल जाएंगे तो आप एकाकार हो जाएंगे, और जो भी हम चाहते हैं वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। इतना स्ट्रॉन्ग है पावर ऑफ नाउ, इसको समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं हम सबको, पर इसको प्रैक्टिस करते रहिए तो जाके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अन्य द्वारों के बारे में। अभी हमने बात करी कि स्वप्न रहित निद्रा में, ड्रीमलेस स्टेट से एक द्वार खुलता है और वो खुला रहता है। अन्य द्वार किस टाइप के द्वार होते हैं, अदर पोर्टल्स कौन से होते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लीज पढ़िए। अब को मुख्य द्वार के रूप में देखा जा सकता है। यह हर अन्य रजनीश जी, अब आपकी आवाज आ रही है। किसी, कैन एनीबडी एल्स रीड? रजनीश जी की आवाज, कनेक्शन पर रजनीश जी नहीं आ रही, क्योंकि आपकी वर्ड्स ही गायब हो जाते हैं, फिर ओके। आते हैं, फिर वॉबल करते हैं। अच्छा, तो मैंने या तो वैसे मैं पढ़, कनेक्शन तो चेंज किया, मैंने वापस देखती हूँ मैं फिर। दोबारा ट्राई करिए, दोबारा पढ़ी तो ओके। अभी आपने फिर पढ़ा तो फिर गायब हो गया वर्ड। पढ़िए। अब को मुख्य द्वार के रूप में देखा जा सकता है। यह अन्य हर द्वार का अनिवार्य अंग है, आंतरिक शरीर का भी। अब में सघन रूप से विद्यमान रहे बिना आप अपने शरीर में नहीं हो सकते। समय और प्रकट जगत जटिल रूप से उसी तरह संबंध है जैसे कि समय निरपेक्ष अब और अप्रकट। जब आप सघन वर्तमान पल की सजगता के माध्यम से मनोवैज्ञानिक समय का अंत कर देते हैं, तब आप अप्रकट के प्रति चैतन्य हो जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी। प्रत्यक्षता इसे आप अपनी सजग विद्यमानता की कांति और शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसमें कि कोई अंतर वस्तु नहीं रहती, केवल विद्यमानता रहती है, उपस्थिति रहती है। परोक्ष आप मस्तिष्कीय क्षेत्र में और उसी के जरिए अप्रकट के प्रति सजग हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप इस सत्व की हर प्राणी में, हर फूल में, हर पत्थर में महसूस करते हैं, जो भी है वह पवित्र है। इसलिए थॉमस की नीति कथाओं में जीसस पूरी तरह से अपने सत्व या क्राइस्ट स्वरूप में से बोलते हुए कहते हैं, लकड़ी को फाड़ो, मैं उससे मिलूंगा, कोई भी पत्थर उठाओ तो मुझे वहीं पाओगे। हमारी बॉडी में अगर मुख्य द्वार, जो हम अभी जिसकी बात करने वाले हैं, कि जब हम प्रेजेंट रहेंगे, अभी प्रेजेंट रहेंगे, विद्यमान रहेंगे, तो हमारे बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं। कैसे खुलते हैं? टाइम जो होता है, समय जो होता है, और जो प्रकट होता है, जो मैनिफेस्टेड होता है, दोनों लिंक्ड हैं। किससे लिंक्ड हैं? जो हमें नहीं दिखता, अनमैनिफेस्टेड, और टाइम, पहले का, पास्ट का। जब हम इसको एक बना देते हैं और अभी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से हटके प्रेजेंट अवेयरनेस में आ जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, तब अनमैनिफेस्टेड जो दिख नहीं रहा है और जो मैनिफेस्टेड दिख रहा है, दोनों एक बन जाते हैं। अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्ट में फटाफट हो जाएगा, और हम क्या फील कर पाएंगे उस समय? उसकी पावर, उसकी रेडियंस। क्यों? क्योंकि हम अभी कॉन्शियसली प्रेजेंट हैं। सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं है, पूरी बॉडीली प्रेजेंट है। अब हम ध्यान दे रहे हैं, और तब हमारी सेंसरी सारी स्किल्स जो हैं बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। आपकी 5 इंद्रियां बोलते हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है। और तब क्या होता है? तब हमारे अंदर बहुत ममता, बहुत करुणा, बहुत प्रेम आता है, और वो बहुत प्योर होता है। तब ऐसे लोग जो होते हैं, वो मतलब जानवरों को भी बहुत प्यार करते हैं, इंसानों को तो खैर करते ही हैं, चीजों से बहुत प्यार करते हैं। वो कहीं से भी ना वायलेंस के अगेंस्ट होते हैं। क्राइस्ट का तो बोलना है कि लकड़ी को भी फोड़ो तो मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें भी तो लाइफ है ना। लकड़ी आज पेड़ के तने से बनी है, पेड़ में लाइफ है, पेड़ एक फॉर्म है। आज लकड़ी, आपने पेड़ को अलग, तना अलग कर दिया, तो भी लकड़ी में तो लाइफ है। वो बोल रहे पत्थर में भी लाइफ है। तो हमने सुना है ना कि कैसे स्टेजेस होती है कॉन्शियसनेस की। रॉक्स के बाद बनते हैं मिनरल्स, मिनरल्स के बाद क्या बनता है? मिनरल्स के बाद बनता है वेजिटेशन, वेजिटेशन के बाद घास फूस रहते हैं, उसके बाद बनते हैं ट्रीज,
उसके बाद क्या बनते हैं जानवर, उसके बाद क्या बनते हैं इंसान। इतने सारे स्टेज में आपकी एवोल्यूशन हो रही है। तो अगर आपने करुणा को अपने अंदर ले आए, अगर आपने बीइंग में रहना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप नाव में रह रहे हो। नाव में रह रहे हो मतलब, नाव मतलब जो चाहिए मिल जाता है, फिर डाउट भी नहीं रहेगा हाय वो मिलेगा कि नहीं, हाय वो मिलेगा कि नहीं, मतलब डुअलिटी, डर। अब हमें इससे दूर हटना है, श्योर रहना है। कैसे? अच्छा कर्म करें, अच्छा सोचें, सब करें तो आगे हम आगे बढ़ेंगे। आइए अगला पैराग्राफ पढ़िए। अब प्रकट में प्रवेश करने का एक अन्य द्वार है विचार को विराम देना। इसे एक बड़े ही सरल तरीके से शुरू किया जा सकता है, जैसे सजग रूप से, अत्यंत सचेत रूप से सांस लेना या देखना। जैसे किसी फूल को इस तरह देखना कि उसे देखने के साथ कोई मानसिक टीका टिप्पणी या व्याख्या ना चल रही हो। अविराम चलने वाले विचार प्रभाव में एक अंतराल बनाने के अनेक तरीके हैं। ध्यान यही तो करता है। विचार तो प्रकट के प्रदेश का हिस्सा होता है। निरंतर चलने वाली मन की गतिविधि आपको रूपाकार वाले जगत में बंदी बनाए रखती है और ऐसा अपारदर्शी व मैला पर्दा बन जाती है जो कि अप्रकट के प्रति चैतन्य होने से, निराकार के प्रति चैतन्य होने से और स्वयं आप में तथा समस्त पदार्थों व प्राणियों में विराजमान ईश सत्व के प्रति चैतन्य होने से आपको वंचित कर देती है, रोक देती है। जब आप सघन रूप से वर्तमान में विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तब आपको विचार की रोकथाम करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वाकई, क्योंकि तब मन स्वयं ही थम जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि हर एक द्वार का आवश्यक हिस्सा है अब। सो अगेन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात पे आता है कि जो अनमैनिफेस्टेड है वो क्यों अनमैनिफेस्टेड है, क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत सोचा है और डर के साथ सोचा है। तो अब हमें बता रहे हैं एकार्ट टोल एक मूल मंत्र कि हमें थिंकिंग को थोड़ा सा रोक देना है। बहुत सोचते रहते हैं। अगर हम कम सोचेंगे और हम एक सिंपल सी चीज करेंगे, साधारण सी चीज करेंगे, अपने ब्रेथ वर्क पे ध्यान देना। यहाँ पे आ रही है जा रही, या यहाँ से आ रही है पेट पे जा रही है फिर वापस घूम के आ रही है। जब हमने ब्रेथ वर्क के साथ काम किया तो हम पावर ऑफ नाउ में खिंच के चले आए। अब हम कुछ और असत्य पे नहीं जा रहे। हमारे अंदर ब्रेथ आ रही है, ये सत्य है, परम सत्य है अभी का, और इससे हम ट्यून इन कर लेते हैं। तो वो सिंपल बोल रहे हैं, जब आप उस स्टेट में होते हो तो अगर आप फूल को भी देखोगे तो ये नहीं कि ये सुंदर है, असुंदर है, ये ऐसा रंग है, ऐसा आकृति है, आप उसके इतने सारे लेबल देना बंद कर दोगे। और जब लेबल देना बंद कर दोगे तो आपकी कमेंट्री जो चलती रहती है परमानेंट, वो मानसिक टीका टिप्पणी चल रही है, ये व्याख्या चल रही है, वो आपकी रुक जाएगी। तो आपने एक गैप क्रिएट कर दिया आपकी कंटिन्यूअस थिंकिंग के बारे में। जो ध्यान करता है, जब हम ध्यान में जाते हैं तो यही होता है। और दैट में जब विचार आता है तो हम वापस सांस पे ध्यान देते हैं तो विचार चला जाता है। तो हमें इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट हम जिस जेल में फंसे हुए हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, उससे हम बाहर निकल पाए और हम कॉन्शियसनेस से लाइफ लिव कर पाए, और जो अनमैनिफेस्ट है उसको मैनिफेस्ट कर पाए। अभी हम कॉन्शियस किस बात के लिए हैं कि इसका ऐसा फॉर्म है, इसका ऐसा आकार है, ऐसा है, लेकिन हमें क्या बना है कॉन्शियस कि निराकार है, फॉर्मलेस है, और हमारे पास ईश्वर सत्य है। गॉड का ईश्वर सत्य मतलब गॉड का अंश है, गॉड का असेंस है। इसमें हर चीज में हमें वो लगे कि भगवान का रूप है, और तब हम एकदम प्रेजेंट होना के हालत में आ जाएंगे। सोचना सोचना सोचना, यही एक अड़चन है, यही एक रुकावट है। तो एकार्ट टोल का बोलना है, जब हम सोचने पे थाम लगाते हैं तो सारे के सारे द्वार खुल जाते हैं, और किसी भी द्वार में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है, अब में रहो। अब में रहने के लिए क्या करना है? हमें सांस पे ध्यान देना है।
बार बार खींच के लाना है अपने आप, जो जैसा है उसको वैसा एंजॉय करना है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के इसके लिए, सरेंडर, समर्पण क्या प्ले करता है उसको समझते हैं। समर्पण यानी जो है के प्रति मानसिक एवं भावनात्मक प्रतिरोध को खत्म कर देना। यह भी अप्रकट में प्रवेश करने का एक द्वार बन जाता है। इसका कारण सीधा सरल है। मन के अंदर से उठने वाला प्रतिरोध लोगों से, स्वयं आप से, आपके चारों ओर के संसार से आपको अलग कर देता है, काट देता है। यह अलगाव की उस भावना को बल दिया करता है जिस पर कि अहम अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहा करता है। अलगाव की भावना जितनी अधिक प्रबल होगी, उतना ही अधिक आप प्रकट के साथ, नाना रूपों वाले इस जगत के साथ आबद्ध रहेंगे। रूपाकार वाले जगत के साथ आप जितना अधिक आबद्ध रहेंगे, आपकी रूपाकार वाली विशिष्टता उतनी ही अधिक पुष्ट, उतनी ही अधिक अभेद होती चली जाएगी। आपका द्वार बंद है और इसलिए आप अपने आंतरिक आयाम से, गहनता के आयाम से कटे रहते हैं। समर्पण की अवस्था में आपकी रूपाकार वाली विशिष्टता नरम तथा शिथिल हो जाती है और किसी हद तक पारदर्शी हो जाती है, जैसे कि वह पहले हुआ करती थी, और इस तरह से अप्रकट आप में से चमकने लगता है। जब हम सरेंडर करते हैं, लेट गो करते हैं, तो हमारे जो मानसिक और भावनात्मक, मेंटल और इमोशनल प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हो रहा है, उसको हम खत्म कर देते हैं। अभी मेंटली ये नहीं है, इमोशनली ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, डर लग रहा है, ऐसा है वैसा है। और तब जब हम डर से दूर चले जाते हैं कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, हमने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। इसका रीजन, कारण बहुत सिंपल है। क्या कारण है इसका? कि हम जब रेजिस्ट करते हैं ना, ये नहीं हो या ऐसा नहीं हो जाए, अलग, जब अलग फील करते हैं, अलगाव फील करते हैं, तो हम अपने इमोशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और वो ही एक प्रॉब्लम आती है जब हम इमोशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, अलगाव है तो ये ऐसा है, ये मुझे चाहिए, तो हमने तेरा मेरा कर लिया और हमने उसको अपना अस्तित्व बना लिया। कहीं ना कहीं उसको अहम का की खेल आ जाता है, ईगो भी डिपेंड करती है। अब अपनी ईगो को थोड़ा सा कट करना है हमें, ये जो अलग अलग है इसको एक बनाना है। हमें लोगों को अपना, जितने देखिए जो लोग होते हैं सबको एज इट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, उन लोग कोई कंप्लेन नहीं करते, या जो किसी ने कुछ बात बोली इधर की बात उधर नहीं करते। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वननेस में बिलीव करते हैं कि भाई इसने अपना मन हल्का कर लिया, इट्स फाइन। उनको ये नहीं होता अच्छा अब मैं उसको बताऊं कि उसने मन हल्का किया तो अरे ये बात मैं वहां बताऊं। उससे क्या होता है, हमें हमें हम बहुत फंस जाते हैं, जेल में और चले जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी फीलिंग होगी अलग 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 चीजों की, उतना हम चीजों से जुड़ जाएंगे, ये ऐसा है ये वैसा है, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं सब कुछ। और उतना मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए अपने अंदर की तरफ जर्नी करना। और जब हम अंदर की तरफ जर्नी नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए द्वार, हमारे पोर्टल्स बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भी हम इनर डायमेंशन में जाने के लिए हमें गहरा उतरना पड़ेगा। जब हम सरेंडर की स्टेज में जाते हैं तो हम थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, सब उसके हाथ में, सब उसके हाथ में। जैसे मेरे बाबूजी बोलते हैं कि हमको तो भगवान ने अपने हाथों में रख के आगे किया है। अब वो शुरू से ये बात बोल रहे हैं बचपन से, तो आज 90 ईयर्स की उम्र में भी हॉस्पिटल चक्कर कभी नहीं लगा। क्यों? बिकॉज इन्होंने ये विश्वास जताया था फुल्ली। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सॉफ्ट बनाना है, शिथिल बनाना है, नरम बनाना है। जब हम ये कर लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम ट्रांसपेरेंट लोगों को देख पाएंगे। तब हमें कैरेक्टर एनालिसिस करने का भी, मतलब एनालिसिस तो नहीं बोलना चाहिए, समझ में आ जाए सब ऐसा है, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, ये ऐसा है, कोई कोई हमें फर्क नहीं, ये नहीं कि ये इससे बेटर है, ऐसा नहीं। और जब हम एक्सेप्टेंस करने लग जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देंगे, तो हम अपने साथ अपने आप के प्रकाश को देख पाएंगे। तो फिर लोग बोलेंगे यार ये तो, इसमें तो बहुत पावर है, बहुत मैजिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है, यू नो। कभी उसे नेगेटिव तो सुना ही नहीं होगा तुमने। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक आयाम कर रहा है, गहनता से आयाम कट रहा है उसका, वो समर्पण की अवस्था में जा रहा है और वो उसको
फर्क नहीं पड़ता ये ऐसा हो वैसा, वो मुलायम दिल का है, वो अच्छा सबके सोचता है, अच्छा करता है। और इसके एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं जी। यह आपके ऊपर है कि आप ऐसा कौन सा द्वार खोलते हैं जो कि आपकी चेतना को अप्रकट तक पहुंचा दे। अपने आंतरिक शरीर के ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में रहिए, सघन रूप से उपस्थित रहिए, मन के साथ तादात्म्य मत होइए, जो है के प्रति समर्पित रहिए। ये सभी वे द्वार हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक का ही प्रयोग करना है। सो पोर्टल्स लाइफ में खुलेंगे तब जब हमारी कॉन्शियसनेस जागेगी। हमारी कॉन्शियसनेस जागेगी तब जब हम जॉयफुल रहेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में रहेंगे, उससे कनेक्शन में रहेंगे, और तब हमें वाकई में हम हर चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऊर्जा में क्या रहने के लिए, जॉयफुल रहने के लिए हमने डिस्कस बहुत बार किया क्या क्या हमें करना है। सो अब हमें ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमें जॉयफुल लाइफ लिव करनी, इतना ये इसका ये ऐसा 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 अलग होकर सरेंडर करना है और सारे पोर्टल्स खोलने हैं और विश्वास करना है। ये आस्क बिलीव रिसीव, जो मैं मांगता हूँ मुझे विश्वास है मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ एक है। मुझे कोई डाउट ही नहीं कि मुझे मिलेगा, बिकॉज एक ही तो है हम। तो ये एटीट्यूड हमको अपनाना है कि नहीं। एक आखिरी सवाल आज का सवाल करते हैं वो, कि निश्चित रूप से प्रेम भी तो इन द्वारों में से एक होना चाहिए। तो मतलब आप बोल रहे हैं पोर्टल में से प्रेम है, मतलब आगे क्यों, मतलब कैसे सवाल है ये, आइए इसको पढ़ते हैं जवाब। नहीं, वह नहीं है। इन द्वारों में से कोई भी एक द्वार जब खुलता है, तब एकत्व के अनुभव बोध के रूप में प्रेम वहां मौजूद रहता है। प्रेम कोई द्वार नहीं है, बल्कि यह वह है जो द्वार में से होता हुआ इस संसार में आता है। जब तक आप पूरी तरह अपनी नाम रूप वाली पहचान के पिंजरे में रहते हैं, तब तक आप में प्रेम नहीं आ सकता। आपका काम प्रेम को तलाश करना नहीं है, बल्कि वह द्वार खोजना है जिसके जरिए प्रेम प्रवेश कर सके। वेरी ब्यूटीफुल। प्रेम तो हमारे अंदर है, उन द्वारों में से एक में कैसे आ सकता है? प्रेम तो हमारे इतना अंदर है कि हम अनुभव करते हैं उसको, हम फील करते हैं। कभी प्रेम से, जब हमको किसी से बहुत प्रेम होता है तो आंसू भी सच लग जाते हैं। सो अगर हमें एक फीलिंग आनी है तो उसके लिए हमारे अंदर प्रेम बहुत सारा है, उसके लिए कोई द्वार की जरूरत नहीं है। वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होना चाहिए, हमें फील होना चाहिए। अगर हमने अपने आप को ट्रैप कर लिया, किसी पिंजरे में बंद कर लिया कि ऐसा करने से ये ऐसा होगा, इसमें प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। तो अपने अंदर के प्रेम को खोजना है, हमारे अंदर प्रेम हमेशा है, हम उसको दबा देते हैं। हमारा सिंपल एक कार्य है। क्या कार्य है? हमें प्रेम खोजना नहीं है, दूसरे में हम प्रेम खोज रहे हैं। हमें अपने अंदर प्रेम को वापस महसूस करना है, तब दूसरे में भी हमें प्रेम दुख जाएगा। इसके लिए हमें कोई द्वार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी है। फैबुलस। सो आज इतना ही। हम शुरू करेंगे कल नहीं, अब हम मिलेंगे मंडे को। हम साइलेंस के बारे में बात करेंगे, निशब्दता के बारे में बात करेंगे। ओके, आई थिंक there's a question. What if focusing on your breath while feeling anxious makes it worse? सहर, आप जरा अपने आप को हाथ रेज करिए। आई लाइक टू टॉक टू यू अबाउट दिस। यस सहर, सो टेल मी, जब आप अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप तो डेफिनेटली और इजी फील करें, रिलैक्स हो जाएंगे आप, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो एंक्शियस कैसे होंगे, मैं वो समझना चाह रही हूँ। प्लीज बताइए मुझे, आपका सवाल कैसा है, क्या है? ओके, हेलो। हाय। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी। मेरा क्वेश्चन इज़ कि एट टाइम्स व्हेनेवर आई फील एंग्शियस, अगर मैं उस टाइम पे फोकस करती हूँ अपनी ब्रेथ पे, ऐसे यूजुअली आई ट्राई टू काम माई सेल्फ, पहले कुछ म्यूजिक सुन के या कोई आरती सुन के। देयर इज दिस स्पेसिफिक आरती दैट आई लिसन टू जो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती है, बिकॉज इन दैट आरती सारे ग्रुप में चैंट कर रहे होते हैं, तो इट्स गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड काम्स मी। बट अगर वो नहीं काम करता है तो आई साथ साथ उसके आई डू थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, आई टेक डीप ब्रेथ्स।
एंड थोड़ा सा अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट एट टाइम्स जब मैं सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करती हूँ उस टाइम पे लाइक ब्रीदिंग, देयर आर टाइम्स जब ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है उससे थोड़ा सा पैनिक और इंक्रीज हो जाता है रादर देन कम होने की जगह। कि आपने बोला आप ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, कंट्रोल थोड़ी ना करना है। आपको काउंटिंग ब्रीदिंग थोड़ी ना करना है कि 8 ब्रेथ लिया, 8 ब्रेथ रखा, 8 ब्रेथ छोड़ा। जब आप नहीं एंग्शियस, एज इन, हाँ ओके सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, बट एज इन कि अगर मैं ब्रीथ कर रही हूँ, ब्रीथ कंट्रोल एज इन कि ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है ना जब लाइक एंजाइटी होती है, तो लाइक इन अ वे आई एम ऑब्जर्व ट्राइंग टू कर, कंट्रोल इट। देयर इज नो नीड टू कंट्रोल। कंट्रोल करेंगे तो और वाइल्ड हो जाएगा। अगर ओके। आप ऑब्वियसली ब्रीदिंग तेज होगी, आप एंग्शियस हैं, पैल्पिटेट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन में हैं, आप बस ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ब्रेथ आ रही है जा रही है, तो शॉर्ट ब्रेथ आएगी आपकी उस समय, डीप नहीं जाएगी, इट्स ओके। आप उसको ध्यान दीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे डीप जाएगी। एंड आई वांट यू टू डू दिस। मुझे मंडे को प्लीज बताइएगा कि वर्क